I am cautioning and warning this government. याद रखो, वक्त का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के स्क्रूटनी और संशोधन के बाद वक्फ संशोधन बिल नए सिरे से तैयार है और मोदी सरकार इसी बजट सत्र में इसे संसद में पेश करने की तैयारी में। लेकिन उससे पहले ही फिर से इसे अटकाने की राजनीतिक चालबाजियां शुरू हो गई। जिस बिल का मकसद देश में वक्फ संपत्तियों के रखरखाव में पारदर्शिता लाना है, वक्फ के नाम पर सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को खारिज करना है और यह तय करना है कि वक्फ की संपत्तियों की कमाई उसके सही हकदारों यानी कि गरीब मुसलमानों तक पहुंचे, उसे संसद में टेबल होने से रोकने के लिए फिर एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। संसद में इशारों इशारों में धमकियां दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बिल के लागू होने पर देश 80 और 90 के दशक के अराजकता के दौर में पहुंच जाएगा। संसद में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तेवर में, जिस अंदाज में बात कही है, उसे आपको सुनना चाहिए ताकि उनके बयान का मतलब और मकसद आप समझ सकें। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No Waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat, we want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s, it will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. तो इस बिल को संसद में टेबल होने से रोकने के लिए ओवैसी क्यों बेचैन हैं, इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन पहले उनकी धमकियों पर जरा गौर करने की जरूरत है। ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लागू किया तो देश में 80 और 90 के दशक वाले हालात बन जाएंगे। ओवैसी देश को क्या डर दिखा रहे हैं आखिर? वक्फ संशोधन बिल पास नहीं होना चाहिए क्योंकि कट्टरपंथी गैंग दंगा करने के लिए तैयार बैठे हैं, यह कहना चाहते हैं ओवैसी। ओवैसी कहीं साल 1990 में हैदराबाद में हुए दंगों का हवाला तो नहीं दे रहे, जब 8 से 10 दिसंबर के दौरान हैदराबाद में दंगे भड़के और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, हजारों लोग घायल हुए थे और इसमें मरने वाले ज्यादातर हिंदू थे। इसे हैदराबाद के इतिहास का सबसे खौफनाक दंगा कहा गया था। तब हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार थी और राजशेखर रेड्डी सीएम हुआ करते थे। दंगों पर काबू पाने के लिए सेना को हैदराबाद में उतारना पड़ गया था और तब दंगे के आरोप में 350 लोग गिरफ्तार हुए थे। मैं सवाल करना चाहता हूं कि ओवैसी जब ये कहते हैं कि वक्फ संशोधन कानून के लागू होने पर देश 80 और 90 के अराजकता के दौर में चला जाएगा, तो क्या वो यही कहना चाहते हैं कि फिर से हैदराबाद दंगे जैसी घटनाएं इस देश में दोहराई जाएंगी? तो हैदराबाद ही नहीं, 80-90 के दशक में देश के कई हिस्सों में दंगे हुए। यूपी के संभल को याद कीजिए, जहां जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को रोकने के लिए बवाल कटा हाल में कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई। इसी पर सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में बयान दिया था। जब उन्होंने इस पर बयान दिया तो उन्होंने 80 के दशक में संभल में हुए दंगों की याद दिलाई और उसके पीछे का इतिहास भी गिनाया। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई। और संभल में जब दंगे हुए
तो उसके बाद हिंदुओं को मुस्लिम बहुल इलाकों से पलायन करना पड़ा था। उन्हें अपने घरों मंदिरों को छोड़कर भागना पड़ा था। हाल में संभल में मुस्लिम घरों में बंद पड़े मंदिर मिले, अब उनका फिर से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। संभल के बाद वाराणसी, बुलंदशहर और खुर्जा में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी से कि जब वो ये कहते हैं कि वक्फ संशोधन कानून के लागू होने पर देश 80 और 90 के अराजकता के दौर में चला जाएगा, तो क्या वो यही कहना चाहते हैं कि फिर से संभल, बुलंदशहर और खुर्जा जैसी घटनाओं को दोहराया जाएगा? ओवैसी जब 90 के अराजकता के दौर की बात करते हैं तो क्या वो कश्मीर की तरफ इशारा करते हैं, जब कश्मीरी पंडितों को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया था और उन्हें अपनी जमीन जायदाद और यहां तक कि महिलाओं को छोड़कर कश्मीर से भागने पर मजबूर कर दिया था? कश्मीर की गलियों में तब हिंदुओं के लिए रलीब गलीब चलीब के नारे गूंजते थे। कश्मीर से 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था और जो आज तक अपने घरों को नहीं लौट पाए। मैं ओवैसी से पूछना चाहता हूं कि जब वो कहते हैं कि अगर वक्फ संशोधन कानून लागू हुआ तो देश 80 और 90 के अराजकता के दौर में चला जाएगा, तो क्या वो यही कहना चाहते हैं कि देश के मुस्लिम बहुल इलाकों में फिर से कश्मीर जैसी घटनाओं को दोहराया जाएगा? ओवैसी 90 के दशक की याद दिलाकर जब अल्टीमेटम देते हैं तो देश को 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों की भी याद आ जाती, जब 12 सिलसिलेवार धमाकों में मुंबई में 257 लोगों की जान चली गई और 1400 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई की सड़कें बेगुनाहों के खून से लाल हो गई थी। इन धमाकों को बाबरी मस्जिद का बदला बताया गया था। आज ओवैसी जब वक्फ संशोधन बिल को रोकने के लिए मुस्लिम तबके को यह कहकर उकसाने में जुटे हैं कि इस बिल के लागू होने पर आपकी मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान सब हड़प लिए जाएंगे, आपकी सारी संपत्तियां छीन ली जाएंगी, तो क्या वो कट्टरपंथी गैंग को उकसाने का खतरनाक खेल नहीं खेल रहे? मैं ओवैसी से एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि जब वो कहते हैं कि वक्फ संशोधन कानून के लागू होने पर देश 80 और 90 के दशक के अराजकता के दौर में चला जाएगा, तो क्या वो यही कहना चाहते हैं कि देश में मुंबई जैसे बम धमाके, ऐसी घटनाएं फिर से होने लगेंगी? अगर ओवैसी के अल्टीमेटम का मतलब यह है तो यह वाकई खतरनाक है। यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर ओवैसी जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है, प्रोपेगेंडा है, एक फेक नैरेटिव है। सच क्या है ये समझना हो तो आपको वक्फ संशोधन बिल में संशोधन के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बयान भी सुनना चाहिए, उनकी बातें भी सुननी चाहिए जो ओवैसी के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कल जो सदन में कहा कि वो मस्जिद की और दरगाह की 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे और अगर इस बिल को पास कराया जाता है तो ये संविधान का उल्लंघन होगा। आखिर वो जेपीसी के मेंबर हैं और इस तरह का भय देश के लोगों में क्यों पैदा कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों में ऐसा इस तरह के करके क्यों एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? 6 महीने इस पे पूरे देश में हमारे साथ गए, जेपीसी के मेंबर के रूप में सारी बैठकों में रहे हैं, कहीं कोई 1 इंच कौन ले रहा है? इसके बावजूद भी वो देश में आखिर अल्पसंख्यकों में क्यों इस तरह का भय पैदा कर रहे हैं? तो वैसे इस देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वक्फ संशोधन बिल की स्क्रूटनी के लिए बनी जेपीसी ने 6 महीने की लंबी प्रक्रिया अपनाई। इसके सभी स्टेक होल्डर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, वकीलों और सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ तमाम बैठकें हुई और इस कमेटी के सभी सदस्यों ने अपनी आपत्तियां और सुझाव कमेटी के सामने रखे, जिस पर 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुई। फिर वोटिंग हुई, सब कुछ एकदम संवैधानिक प्रक्रिया के साथ। लेकिन बिल संसद में टेबल होने की बारी आई तो इसे रोकने के लिए नया आरोप यह लगाया जा रहा है कि जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज कर दिया गया। ओवैसी एक कदम आगे बढ़कर अब यह कह रहे हैं कि ड्राफ्ट में उनकी आपत्तियों को ही डिलीट कर दिया गया।
ओवैसी के मुताबिक उन्होंने 130 पन्नों से ज्यादा का असहमति नोट कमेटी को सौंपा था, जिसमें 9 चैप्टर थे, लेकिन सदन में रखी गई रिपोर्ट में केवल 8 चैप्टर ही शामिल किए गए। साथ ही 40 असहमति के पॉइंट भी हटा दिए गए। ओवैसी वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता क्यों नहीं चाहते? क्यों नए वक्फ बिल की कसौटी पर वक्फ संपत्तियों के परखे जाने से घबरा रहे हैं? कहीं उसकी वजह वो आंकड़े तो नहीं है जो ये बताते हैं कि देश में वक्फ संपत्तियां हैरत अंगेज रफ्तार से बढ़ी है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आजादी के वक्त भारत में वक्फ के अधीन सिर्फ 52,000 संपत्तियां थी। 2009 में आंकड़ा बढ़कर 3 लाख संपत्तियों तक पहुंच गया। और गौर कीजिए, दिसंबर 2022 में जो डेटा आया उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं, और जिसका दायरा अब कहा जा रहा है कि 9 लाख के पार पहुंच चुका है। इसमें बहुत सी संपत्तियों पर विवाद है, लेकिन उसके पक्षकार अपनी बात रखने के लिए कोर्ट का रुख नहीं कर सकते, क्योंकि मौजूदा कानून इसकी इजाजत नहीं देता, जिसके तहत वो शिकायत के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल से बाहर जा ही नहीं सकते। और अब तो वक्फ की संपत्ति को ओवैसी मुसलमानों के धार्मिक अधिकार का हिस्सा साबित करने में जुटे हुए। जाहिर है, वक्फ संशोधन बिल कानून बना तो दूसरे पक्षकारों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और वक्फ ट्रिब्यूनल की सुपरमेसी खतरे में आएगी। वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों की भी जांच होगी, वो भी जांच के दायरे में आएंगे, और वक्फ संपत्तियों की वैधानिकता का मुद्दा भी उठेगा। उन संपत्तियों के कागजातों की डिमांड होगी, और ओवैसी समेत तुष्टीकरण की सियासत करने वाले राजनीतिक चेहरे यही नहीं चाहते, क्योंकि वक्फ बोर्ड में इन्हीं के लोग बैठे हुए, इन्हीं का कब्जा है। इसीलिए पूरा जोर इसके लिए लगाया जा रहा है कि संसद में वक्फ संशोधन बिल कानून न बन पाए। ओवैसी अगर वक्फ बिल के कानून बनने पर देश में 90 के दशक की वापसी की धमकी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो उसकी असली वजह यह है।